प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति लेसन के तहत आज हम यूरोप और समाजवाद दोनों के आपसी संबंध कि इनका यूरोप और समाजवाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि जब यूरोप महाद्वीप में समाजवाद है तो रूसी क्रांति इनसे कैसे जुड़ी, देखते हैं कैसे। यूरोप महाद्वीप देखिए मानचित्र पर। अब समाजवाद बच्चों, जहां वाद शब्द होता है उसका अर्थ है एक विचार, एक सोच, और समाजवाद का अर्थ है एक विचारधारा, एक सिद्धांत, एक व्यवस्था जो पूंजीवाद का विरोध करती है और आर्थिक समानता का समर्थन करती है। इन शब्दों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समाजवाद जो है व्यक्ति विशेष की बजाय समाज को महत्व देता है। समाजवाद की परिभाषा है बच्चों ये कि एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के कल्याण के या उनके पूरे समाज के हितों की बात समाजवाद करता है, और यह पूंजीवाद का विरोधी है। पूंजीवाद का अर्थ है बच्चों कि जो संसाधन है, संसाधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार हो और वही यह तय करें कि कितना उत्पादन करना है, किन चीजों का उत्पादन करना है और उनका वितरण या उनको किन लोगों के बीच बांटना है। यह जो है अधिकार पूंजीपति अपने पास रखता है और इसे पूंजीवाद कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो पूंजीवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है मुनाफा कमाना। सामाजिक कल्याण या लोगों के हितों के बारे में सोचने का जो अवसर है वो पूंजीवादी व्यवस्था में नकारा गया है। एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन समाजवादी लोग कहते हैं कि उत्पादन कि किन वस्तुओं का निर्माण करना है और किन लोगों का उसका फायदा होना चाहिए, किन लोगों के बीच में वह बंटना चाहिए, यह सोचने का अधिकार राज्य का है, समाज का है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो वर्ग है उसका नहीं है। इसी के साथ समाजवाद जो है प्रतिस्पर्धा का विरोध भी करता है, और यह प्रतिस्पर्धा बच्चों पूंजीवाद की महत्वपूर्ण जो है आधार है। प्रतिस्पर्धा कि जिसमें क्या है कि जो भी बाजार में ज्यादा जो है उत्पादन कर पाएगा, जो भी अपने आप को स्थापित कर पाएगा और ऊंचाइयों पर अपने जो फैक्ट्री हैं, जो अपने जमीनें हैं, उनसे ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा, वही बाजार में टिक पाएगा। यह प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है, लेकिन समाजवादी लोग इसका विरोध करते हैं। समाजवादी लोग कहते हैं कि जितनी जरूरत है समाज को उसी के हिसाब से ही उत्पादन होना चाहिए और वितरण भी उन्हीं लोगों के बीच जाना चाहिए या बंटना चाहिए जिनकी जो है वास्तव में ही लोगों को जरूरत है। किसी पूंजीवादी व्यवस्था को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उत्पादन कैसा हो और वितरण उसका कहाँ हो। तो पूंजीवादी व्यवस्था समझ गए होंगे आप कि पूंजीवादी व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और लोगों के कल्याण या उनके हितों के बारे में न सोचना। और इसी से ही बच्चों जो आर्थिक असमानता भी आती है समाज में, और आर्थिक असमानता जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का जो एक हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का एक चरण, पूंजीवादी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो है एक निष्कर्ष जो निकलता है कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था है तो समाज कैसा होगा? आर्थिक असमानता वाला। और इस आर्थिक समानता का समर्थन समाजवाद कर रहा है, तो सीधे तौर पर यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रहा है। अगला जो पॉइंट है बच्चों कि क्षमता या योग्यता के अनुसार वेतन। एक बार देखने से तो ये लगता है बच्चों कि जो समाजवादी लोग हैं या जो समाजवादी व्यवस्था है वो समानता की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिसमें जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार
वो समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएगा, अपना वेतन ले पाएगा। लेकिन बच्चों, यह जो समानता है, यह अवसरों की समानता है। सभी लोगों को समाजवादी व्यवस्था में अवसर समान मिलेंगे। हाँ, उन अवसरों का फायदा कितने लोग उठा पाते हैं, यह लोगों की योग्यता पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, एक शिक्षित लड़की और एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की आय में फर्क तो होगा, क्योंकि अपनी क्षमताओं का बेहतरीन जो इस्तेमाल है वो जो व्यक्ति कर पाएगा उसे वेतन ज्यादा मिलेगा। तो अवसरों की समानता सभी को मिलेगी और उस समानता का फायदा उठाकर अपनी योग्यता को जो बढ़ावा देगा, जो अपनी योग्यता में वृद्धि कर लेगा, वही जो है ऊंचे वेतन का अधिकारी होगा। ये आर्थिक समानता से आप कंफ्यूज मत कर लेना कि अभी आर्थिक समानता की बात कर रहे थे समाजवादी लोग और अभी कह रहे हैं कि समता और योग्यता के अनुसार वेतन मिलेगा। लेकिन ये समानता अवसरों की समानता है। समझ आ गया होगा आपको। समाजवाद जो है ये सामाजिक कल्याण के लिए राज्य का सहयोग मांगते हैं कि राज्य ही, हमने पढ़ा है कि उत्पादन और वितरण के साधन जो हैं वो राज्य के अधिकार में होने चाहिए। तो राज्य का ही सहयोग जो है जरूरी है, तभी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जहां पर समानता होगी, आर्थिक समानता होगी। देखिए बच्चों, राज्य, अगर हम राजनीति विज्ञान में राज्य पढ़ें तो भारत एक राज्य है। हालांकि कई राज्य हैं भारत में, 29 राज्य हैं, लेकिन भारत एक राज्य है अगर हम राजनीति विज्ञान की किताब पढ़ें तो। और राज्य का अर्थ है एक संप्रभु राज्य जिसका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक जनता होती है, सरकार होती है। तो राज्य का मतलब है कि संप्रभु राष्ट्र है, राज्य है, और हमें हमारे लोगों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए किसी दूसरे से सलाह लेना या किसी दूसरे का हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं है, तो इसे राज्य कहेंगे। और राज्य का सहयोग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है। एक बार फिर से देखिए कि समाज द्वारा स्थापित एक संस्था है राज्य, और राज्य के सहयोग से ही समाजवाद स्थापित हो पाएगा। अब हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद कि यूरोप और समाजवाद आपस में संबंधित कैसे हैं। देखो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति जब हमने पढ़ी तो जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और जो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात जो हमने करी, जो हमने पढ़ा कि गणतंत्र की स्थापना हुई और निरंकुश जो वाद है, अब फिर वाद आ गया कि जो जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, ऐसी राजशाही जो सत्ता है वो खत्म हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इस वजह से जो फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व को जो है सोचने पर मजबूर किया कि परिवर्तन संभव है। जैसा फ्रांस ने किया, राजशाही समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की, ऐसी जो विचारधारा है वो पूरे विश्व में इसका असर हुआ और खास तौर पर यूरोप में। तो यूरोप में यह सोचा जाने लगा, यह विचार सामने आए कि जो सामाजिक सत्ता है, सत्ता का अर्थ है बच्चों कि जिससे पूरे राज्य का जो नियंत्रण कि किसके हाथ में हो, इस पर बहस होने लगी। और साथ में व्यक्ति के अधिकारों के स्वरूप कि व्यक्ति की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है वो उसे मिलना चाहिए। और ये फ्रांसीसी क्रांति ने यह सब कुछ दिया था बच्चों लोगों को। आपको ध्यान होगा कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो 3 आधार स्तंभ हैं फ्रांसीसी क्रांति के, पूरे विश्व ने जो है इस बात को माना कि राज्य में जो परिवर्तन है वो संभव है। और इसीलिए पूरे विश्व में सामाजिक सत्ता और व्यक्ति के अधिकारों की बातों पर लेकर बहसें हुई, चर्चाएं हुई और 3 मुख्य विचारधाराएं निकली। सबसे पहले उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी। अब इनको जानते हैं बच्चों, ये तीनों हैं क्या। उदारवादी समूह समझने की कोशिश करते हैं।
उदारवादी लोगों का यह मानना है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। किसी भी धर्म को, किसी भी एक धर्म को जो है ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यूरोप के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये जो देश थे ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि कैथोलिक चर्च धर्म को मानने वाले लोगों को ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो उदारवादी लोगों का यह मानना था कि लोगों को धर्म के आधार पर जो है बराबरी देनी चाहिए। दूसरा था वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध। वंश आधारित का अर्थ है बच्चों कि राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका पोता शासक बनते चले जाएंगे और यह जो है किसी के नियंत्रण में नहीं है, यह अनियंत्रित है। कि एक ऐसी सत्ता जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं है और पारिवारिक जो वंशावली है वही राज करती रहे। तो ऐसा जो है समाज उदारवादियों ने नहीं चाहा, वो इस व्यवस्था का विरोध करते थे। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों की जो है सुरक्षा की गारंटी दे, व्यक्ति के अधिकारों को ना छीने और उनके अधिकारों का हनन भी ना करे। उदारवादी लोगों की जो सोच थी वो व्यक्ति जो है केंद्रित, कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। और ये लोग निर्वाचित सरकार की जो है बात करते थे। निर्वाचित का मतलब है बच्चों चुनी हुई सरकार, और एक ऐसी सरकार जिसमें शासक या नौकरशाही ना हो, और जो न्यायपालिका है वो एक प्रशिक्षित या जिसे कहते हैं ना ट्रेंड न्यायपालिका। तो निर्वाचित सरकार, चुनी हुई सरकार, और जो न्यायपालिका है निष्पक्ष न्यायपालिका की जो मांग है वो उदारवादी करते थे। और उदारवादी जो है वोट का जो अधिकार है वो सिर्फ संपत्तिवान लोगों को ही देने के पक्ष में थे। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि ये लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे। इनकी जो आखिरी जो हम विचार पढ़ रहे हैं बच्चों कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिवान लोगों को ही मिले, तो यह जो बात है इसमें जो है सभी लोगों की जो कहते हैं ना कि चुनाव में भागीदारी या निर्वाचन में भागीदारी, यहाँ उन्होंने सुनिश्चित नहीं की। तो ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। उदारवादी समझ आ गया होगा बच्चों, सभी लोग धर्मों को सम्मान देना और वंश आधारित परंपरा खत्म करना, व्यक्ति के अधिकारों की जो सुरक्षा की गारंटी सरकार करे, राज्य करे, और जो चुनी हुई सरकार हो जिसमें निष्पक्ष न्यायपालिका हो, और वोट का अधिकार संपत्तिवान लोगों को हो। उदारवादियों के बाद रेडिकल समूह। रेडिकल का अर्थ है बच्चों कि क्रांतिकारी सोच वाले, जो एकदम परिवर्तन चाहते हैं। और ये लोग जो हैं बहुमत पर आधारित सरकार की जो चुनी हुई जो सरकार है वो उसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं का सम्मान हो, और ऐसी सरकार की वो जो है इच्छा अपेक्षा करते थे। दूसरा है बच्चों महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक। अभी हमने उदारवादी पढ़े बच्चों, और वे लोग संपत्तिवान पुरुषों, महिलाओं की भी नहीं, पुरुषों की बात कर रहे थे, संपत्तिवान लोगों की। लेकिन रेडिकल लोग जो है महिला मताधिकार के पक्ष में थे, और वे चाहते थे कि सभी को जो है मत का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। और ये लोग संपत्ति का कुछ हाथों में होने का विरोध करते थे, और ये कहते थे कि जो संपत्ति है वो बड़े जमींदारों या जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ में ना हो, क्योंकि उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं जब वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनके अधीन होती हैं और बहुत से लोग उनके अधीन काम करते हैं। तो ये जो संपत्ति है और ये जो संपत्ति कमाने वाले लोग हैं, मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों का जो है विरोध करते हैं रेडिकल, की जो संपत्ति है, जो धन है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे बल्कि बट जाए। और ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे। इनका मानना था कि निजी संपत्ति व्यक्ति अर्न कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन संपत्ति कुछ ही हाथों में ना हो बल्कि
इनका भी बंटवारा होना चाहिए। उदारवादी और रेडिकल हमने अच्छे से समझ लिए हैं बच्चों। अब रूढ़िवादी समूह। रूढ़िवादी लोग रेडिकल और उदारवादी दोनों के ही खिलाफ थे। ये वे लोग थे बच्चों, जैसे शब्द से ही समझ आ रहा है, रूढ़ि, जो प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाले लोग। और रेडिकल और उदारवादी हमने पढ़ा है बच्चों कि रेडिकल जो हैं परिवर्तन चाहते थे और उदारवादी लोग जो हैं वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां पूंजीवाद ना हो, समानता हो, आर्थिक समानता हो। तो इन दोनों के ही खिलाफ थे रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोगों का ये मानना था कि 1789 की क्रांति के बाद यह माना गया कि परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो धीमी होनी चाहिए। वही चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। अब अतीत का अर्थ है बच्चों कि जो अतीत में जो लोग कुलीन वर्ग से संबंधित थे, जो राजा था या जो चर्च से संबंधित जो लोग थे, जो कुलीन लोगों की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ, कि उनका जो है जो सम्मान हमेशा होना चाहिए, उसे पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, ऐसा रूढ़िवादी लोग चाहते थे। आपको ध्यान रखना है बच्चों, अतीत का सम्मान का अर्थ है कि वो पोजीशन, वो पावर, वो शक्तियां जो अतीत में राजा, कुलीन वर्ग, चर्च के पास थी, वो जो है पूरी तरह से छीनी ना जाए, उनको पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, बल्कि उन्हें भी सम्मान दिया जाए। तो रेडिकल, उदारवादी और रूढ़िवादी समूह तीनों की विचारधाराएं हमने समझने की कोशिश की है। अब यूरोपीय समाजवाद जो है, इसका जो संबंध हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति से, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हुई, जो गणतंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद जो यूरोप में एक सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जो बहस छिड़ी, वो पूरे संसार में ही जो है लोगों की जो विचारधारा का आधार बनते हैं। और मुख्य रूप से जो हमने 3 समूह विचारधाराओं के पढ़े, वो है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इन तीनों विचारधाराओं से जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है बच्चों, जिससे पूरी जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ जो ये समाज में हो रहे थे, कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और वैचारिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये तीनों आपस में किस तरह से जुड़ते चले जाते हैं और यूरोप व संसार के अन्य देशों पर इसका किस तरह से असर देखने को मिलता है, यह हम आगे पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आज की जो विचारधाराएं हैं, जो समाजवाद है, पूंजीवाद है, रेडिकल, उदारवादी और रूढ़िवादी, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये शब्दावली आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों, तभी हम आगे की जो इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो ध्यान में रख पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद।